चिंतन बैठक 16 घंटे 15 घंटे चलेगी कुल मिलाकर के 275 मिनट इसने अपना काम किया है। इसमें जो मार्गदर्शन करता है अखिल भारतीय स्तर के थे, प्रदेश स्तर के थे, इसमें NCERT के भी लोग थे, वाइस चांसलर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के अच्छा अनुभव रखने वाले लोग हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और ये चिंतन बैठक शिक्षा विभाग के लिए मील का पत्थर साबित हो। मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा कुछ विषय हमने सबको अलग अलग बांटा था। हमारा जो पहला सत्र था विद्यालय में नामांकन बढ़ाना एवं ड्रॉप आउट दर को कम करना, यानी जो बच्चों का नामांकन स्कूल में है वो हर बच्चे का होना चाहिए और इसलिए हमारा जो शिक्षा विभाग है लगातार इस पर काम करता है। फिर पढ़ते समय जब बच्चा कभी कक्षा 1 के बाद छोड़ देता है, कक्षा 5 के बाद छोड़ देता है, हमारी कोशिश ये रहती है उस ड्रॉप आउट बच्चों को भी वापस स्कूल में लाएं। इस पर गहन चिंतन मंथन हुआ है और इसके लिए हमारे पास जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया है कैलाश सोडानी, जो कोटा ओपन विश्वविद्यालय से 5-6 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं या भी सेवानिवृत्त हैं, इन्होंने मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ राजीव जी सक्सेना जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर है राजस्थान विश्वविद्यालय के, संदीप जी जोशी ये शिक्षाविद राजस्थान के रहने वाले हैं, ऐसे महेश जी आमेटा ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं और R.K. वर्मा जी जो डायरेक्टर हैं रेजोनेंस, जो आपने कोचिंग संस्थान का नाम सुना होगा, कोटा संस्थान की उसके मालिक भी हैं इन्होंने, और O.P. व्यास जी जो दिल्ली में मजिस्ट्रेट हैं बाल मनोविज्ञान की, इन्होंने भी संबोधित किया है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सत्र था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, पाठ्य पुस्तक निर्धारण, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विद्यार्थियों का समग्र विकास, ये हमारा एक विषय था। इस पर प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष MBR SM के, इन्होंने संबोधित किया है। श्रीमती शरद सिन्हा जो NCERT नई दिल्ली की विभागाध्यक्ष है, संजय H. परदेशी शिक्षाविद पुणे महाराष्ट्र के, और प्रोफेसर सुशील कुमार विश्व जी, ऐसे अलग अलग विषय के अलग अलग है। मैं इनकी पूरी सूची आपको करा दूँगा, ये पूरा स्टेज इसमें है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको सूची दे दूँगा। हमारी कोशिश यही की जो हमारे विद्यालय से पढ़कर के बच्चे निकलते हैं कि शिक्षा ऐसी हो कि निकलने के बाद तुरंत अपना रोजगार कर सके, संस्कार युक्त शिक्षा पाकर के बच्चे नागरिक बन सके, राष्ट्रभक्त बन सके और जिसमें सेवा का भाव कूट कर भरा हो। इस प्रकार का हमारा एक लक्ष्य है और इस संबंध में जो हमको यहाँ इस चिंतन बैठक में मंथन की बात प्राप्त हुआ उसको हम शिक्षा विभाग में लागू करेंगे और उसके आधार पर हमारी व्यवस्थाएं पहले भी बेहतर है, पर उससे भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लगातार आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से आया कि हमारी बिल्डिंग्स गिर रही है, लेकिन बिल्डिंग्स एक दिन में जर्जर नहीं हुई, वर्षों से इसको देखा नहीं गया। इसके कारण से तो हमने अब ये कोशिश की, यहाँ भी हमको मार्गदर्शन मिला है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करना चाहिए, थर्ड पार्टी निरीक्षण करना चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे आगे। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जिस प्रकार से दवाइयों पर लिखी होती है या अन्य पर लिखी होती है, उसी प्रकार से हम बिल्डिंग्स पर भी लिखा कर रहे हैं ताकि वो अवधि पूरी होती और उनको गिरा दिया जाए
उपयोग नहीं किया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं वो ताकीद कह रहे हैं कि हम जो खड़ी बिल्डिंग्स हैं उसकी भी अंतिम तिथि निकाल सकते हैं कि यानी उसकी उम्र कितनी बची है। यदि वो इसमें सफल हो जाएंगे तो बिल्डिंग्स पर लिखाना हम एक प्रारंभ करेंगे। हम जो इंजीनियर्स हैं उनको बीच बीच में प्रशिक्षण देंगे ताकि उनका नई नई टेक्नोलॉजी से ज्ञानवर्धन होता है। और हम ये भी तय किया है कि किसी ने की बिल्डिंग का निर्माण किया तो उस ठेकेदार और जो इंजीनियर्स उसके सुपरविजन में जिसके देख रेख में थी उससे वसूल करेंगे। ये हमने तय कर दिया है। और इस प्रकार से हमारे 11 सत्र हो रहे हैं। मिड डे मील के बारे में हमारी चर्चा हुई, जिसे आपको बताया है। NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से हम चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और भारतीय ज्ञान परंपरा से ओतप्रोत शिक्षा हो। इसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। उसको कैसे लागू करना चाहिए इसके लिए भी यहाँ इंस्टीट्यूट में पूरी जानकारी दी। वैसे हमने लगभग 90% टास्क उसके पूरी कर ली है और उसमें वो अच्छा परिश्रम कैसे कर सकते हैं इस पर भी हम काम करेंगे। और शिक्षा को छोटे बच्चों के लिए उस प्रकार से बनाएंगे वो आसानी से सीख सकें। जैसे कि खेल खेल में सीख जाए, कई बार गिनती कराना, पढ़ना, अक्षरों का ज्ञान ये खेल खेल में बच्चे सीख जाएं। इस प्रकार का भी हमारा है। मैंने सबके बारे में आपको एक नोट में दे रहा हूँ और इसमें मैंने डिटेल कुछ बता दिया है। मोटी मोटी मैंने बात आपको बताई, लेकिन ये मैं कुल मिलाकर ये करूँ कि राजस्थान में शिक्षा के संबंध में शैक्षिक चिंतन बैठक पहली बार और इस चिंतन बैठक की आवश्यकता थी। ये करने के बाद हम सबको भी लगा कि बहुत ही आवश्यकता है और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद ये निरंतर होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सुधार होते रहे, नए नए नवाचार होते रहे, उनकी जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से मिलती रहे और उसके आधार पर हम शिक्षा में उसको समावेशित करते रहें। ऐसी हमारी कोशिश है। सर, रोजगार पर की आपने बात की, तो क्या पाठ्यक्रम में ही कुछ क्रेडिट किया जाएगा, अलग से कोई विषय दिया जाएगा? ये पाठ्यक्रम में शामिल है, क्योंकि कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम के साथ साथ उसको तो कौशल विकास शिक्षा करते हैं, कौशल विकास वो किया जाए ताकि छठी क्लास से ही वो सीखे और सीखने थोड़ा सीखने के बाद नज़दीक के उद्योगों के साथ मिलकर भी वहाँ जाकर भी देखकर भी प्रैक्टिकल करके भी वो सीख सके। इस प्रकार की भी व्यवस्था। सर, आपने कहा था कि राष्ट्रहित की भावना उस बच्चे में होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम है अपना उसमें भी कहीं ऐसी कोई ऐतिहासिक पुरुष है? आप NCERT की पुस्तकें देखेंगे और हमारी जो 1 से 5 की पुस्तकें देंगे आपको सब उसमें मिल जाएगा कि वास्तव में इस प्रकार का उसमें है। सर, NCERT में मेवाड़ को मराठा साम्राज्य में बताया गया है, तो ये मेवाड़ का और महाराणा प्रताप को कम आंकने, क्योंकि NCERT से संबंधित मामला है, भारत सरकार की मैं बोलना चाहूँगी कि जब मैं दिल्ली में थी सांसद में, तो ये मुद्दा उठा था कि NCERT वालों ने जो मैप बताया है उसमें वो नक्शे में पूरा राजपूताना को मराठा बता दिया है, जो बिल्कुल ही गलत है। और हमेशा से कुछ है कि मेवाड़ के इतिहास को कुछ गड़बड़ करके बताते। तो मेरी बात हुई थी वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी से, शिक्षा मंत्री जी से, और उन्होंने एक कमेटी बिठाई है और उसका जल्दी निवारण कुछ होगा। तो ये बात मैंने वहाँ तक पहुँचा दी है। बाकी लोगों ने भी बोला है, जैसे जैसलमेर भी कभी मराठा के अधीन नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं तो सब बातें वहाँ तक पहुँच गई हैं। सर, पाठ्य पुस्तकों में सरकार बदलती है, कुछ चेंज होते हैं। आपकी सरकार आएगी तो कुछ चेंज करेगी, दूसरी सरकार आएगी, तो ये संयुक्त रूप से
अभी तक तीसरी शिक्षा नीति है, पहले बनाया पहली शिक्षा नीति, उसमें ये सब ध्यान नहीं दिया गया और उस समय के तत्कालीन सरकारों ने अपने हिसाब से बनाया, तो ठीक नहीं था। अब ये सरकारों से संबंधित नहीं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए, हज़ारों लोग लगे हैं और बहुत मेहनत के बाद ये शिक्षा नीति बनाई है जो रोजगार पर भी होगी और राष्ट्रपति से और ग्रोथ होगी और नई नई टेक्नोलॉजी का समावेशित करते हुए ये शिक्षा नीति। मेरे ख्याल से शिक्षा है वो किसी सरकार की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो इसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे को गलत पढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी और आगे पीढ़ी तक गलत इतिहास या कोई भी मैसेज जाएगा। तो वो ये जो हमारा एजुकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, क्योंकि हम पढ़ाई से ही सीखते हैं कि हम समाज में हम कैसे मजबूत हों और आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करें और कैसे हम अपनी जिम्मेदारियां सीखें। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से परे होना चाहिए, किसी भी मेरे ख्याल से हटना चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि नए बिल्डिंगों के ऊपर अगर ऐसा एकदम तो जर्जर नहीं होती, तो क्या वहाँ पर वो जांच रिपोर्टें वहाँ दबी रह जाती है या उन पर कोई कार्रवाई भी होती है बाद में? जिस प्रकार से जो बिल्डिंग गिरती है, जब बच्चों की डेथ होती है या कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, पहले ही थोड़ी जांच होती है, बाद में होती जाती सर, है। तो जांच होती है, वो जांच रिपोर्ट बाद में आती क्यों नहीं सकती? नहीं, हमारे इसमें तुरंत जांच रिपोर्ट आई तो तुरंत एक्शन हुआ है, ऐसा थोड़ी जांच रिपोर्ट हुआ है। पहले सरकारों ने क्या किया, पहले भी हादसे होते रहे, लेकिन अंधे बनकर देखते रहे। देखना चाहिए था उनको कि इतनी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, तो उनको मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए था कि भाई कोई किसी की उम्र तो होती ही निश्चित, वो कभी कभी तो गिरेगी, तो कब उसको हटा देना चाहिए, ये मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। नहीं किया, अब वो मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। शिक्षकों को हटा दिया जाता है, उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने बिल्डिंगें बनाई है या उस समय क्या हुआ, कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचे, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? हमें आपको सीखना पड़ेगा कि थोड़ा ट्रेन हो गया। सर बताइए, इसे जवाब दीजिए सर। नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, क्यों सर? क्या जवाब है? आपने बात नहीं सुनी, इसका कोई जवाब नहीं। सर, अगर स्कूल में टीचर के ऊपर आप एक्शन लेते हैं कि टीचर वहाँ पर मौजूद थे, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, पहले जो वहाँ इसलिए नहीं ले गए वहाँ उपस्थित थे, इसलिए लिया गया है कि बच्चों ने कहा कि हम अंदर जा रहे हैं, कत्तर गिर रहे हैं, तो अध्यापक बाहर नाश्ता करते रहे, तो इसलिए गया कि बच्चों पर ध्यान देते तो बच्चों को बाहर निकाल, इसलिए दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया कि उन्होंने निर्माण किया था।